बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये यहाँ पे बाय ऑफ ट्रांसफ़र्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ का पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ कि एक्ट ऑफ पार्टीज़ का क्या मतलब है, कि लीज़ हो, गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो, ये सारे क्या हैं, एक्ट ऑफ पार्टीज़ हैं। और इनहेरिटेंस के थ्रू हो, कोई कोर्ट आपको ऑर्डर देता है ट्रांसफ़र करने का, या फिर जो है सेशन वगैरह हो, पार्टीशन हो, तो ये जो है ये सब जो है ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट इससे डील नहीं करता, विल से भी डील नहीं करता उसमें, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्टीज़ नहीं है। और आगे जो है सेक्शन 5 हम आज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें इस सेक्शन में जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का आखिर मतलब क्या है। इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एंड एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and to one or more other living persons and to transfer properties to perform such act। यानी कहता है कि यहाँ जो मतलब दिया जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, वही मतलब जो है सारे सेक्शंस में अप्लाई किया जाएगा। और मतलब क्या है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब एक लिविंग पर्सन प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, देता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, या फिर ख़ुद को देता है, या ट्रांसफरीज़ एक से ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो और बाय एक्ट कर रहा है। एक्ट का मतलब पहले ही बताया है मैंने। एक्ट का मतलब है कि या सेल कर रहा है, या गिफ्ट कर रहा है, या उसके एक्सचेंज कर रहा है इन सब लोगों के साथ, या फिर किसी एक के साथ। तो ये सब क्या है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें इसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। और ये जो है टू हिमसेल्फ ये एक अमेंडमेंट, मतलब वो ख़ुद को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये अमेंडमेंट आई थी 1929 में। अब टू हिमसेल्फ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़ुद को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या लेट्स सपोज़ अगर ये कहता है कि मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी है, उसको जो है मैं ट्रस्ट में देता हूँ, और पहले तो वो सेटलर बन गया, बाद में जो है उसी प्रॉपर्टी का क्या है वो ट्रस्टी बन जाता है जाकर। अब क्या किया उसने, ख़ुद को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। तो ये एक किसी हद तक जो है ये एग्जांपल आपके काम आ सकती है इस चीज़ को समझने के लिए। देखें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक एक लाइन को आपने ज़रा गौर से पढ़ना है, क्योंकि एक एक वर्ड का मीनिंग है। अब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ का जिस तरह मैंने आपको बताया क्या मतलब होता है, लिविंग पर्सनस के दरमियान ये जो है ट्रांसफ़र होगा, हमेशा ये याद रखना है आपने। और इन प्रेजेंट हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है। और प्रेजेंट मतलब अगर लेट्स सपोज़ कि प्रेजेंट ए कहता है मैं बी को अपना घर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उसी वक्त कंसिडरेशन लेके वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये क्या इन प्रेजेंट है। और इन फ्यूचर की एग्जांपल किस तरह मैं आपको दूँ कि फॉर एग्जांपल ए कहता है, ए सेज़ आफ्टर द डेथ ऑफ बी आई विल ट्रांसफ़र माई हाउस टू सी। फिर से सुने, ए सेज़, ए कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ बी, यानी बी के मरने के बाद मैं अपना घर जो है वो सी को ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जो फ्यूचर में पूरी होगी, और जब भी ये कंडीशन पूरी होगी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये है फ्यूचर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये आगे हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। आपको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट करना, आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी तक, तो वो नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, तब भी आप उसका फ्यूचर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस, ये मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफ़र्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है, इसी तरह से ट्रांसफरीज एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, लीगल पर्सन भी हो सकता है जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सनस इंक्लूड। अब लिविंग पर्सन की भी थोड़ा आप गौर से रखें, लिविंग पर्सन ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हैं उसमें इंक्लूडेड। लिविंग पर्सनस में जो है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब इंक्लूडेड हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बट बोथ इन हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और बाय कंपनीज, एसोसिएशंस और बिसाइड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हम चीज़ पहले ही मैंने
पिछले सेक्शन में भी आपको बता दिया था कि अगर कोई टाइम बीइंग कोई कानून जो है फॉलो हो रहा है, लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट है किसी कंपनी में या एसोसिएशन में, और वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, तो उसको एज इट इज़ रहने दिया जाएगा। और वैसे भी जो है ये प्रोविजंस उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी जो कि टाइम बीइंग पहले से कानून फॉलो हो रहा है, तो उसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाएंगी। अच्छा, सेक्शन 6 जो है वो क्या है, व्हाट मे बी ट्रांसफ़र हो क्या सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे मेरी बात आपको समझ आएगी, जो मैंने पहले आपको लेसन में बताया था तब भी एक्सप्लेन किया था, अब भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट आपने ये नहीं कहना कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। यहाँ पे आप वाज़े तौर पर पढ़ सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल इमूवेबल दोनों को के साथ क्या है वो ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। और ये जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें दोनों प्रॉपर्टी से डील किया गया है, और वो सेक्शंस मैंने आपको लिखवाए थे जो कि मूवेबल से डील करते हैं, इमूवेबल से डील करते हैं, और जो दोनों से भी डील करते हैं। वो सब सेक्शंस मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बता दिया है, जो सेक्शन 1 to 4 का है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब ये चीज़ें जो हैं आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, A to H जो हैं ये क्लॉजेज हैं सेक्शन 6 के, ये जो हैं इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो आइए पढ़ते हैं। ए कहता है द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, द चांस फॉर रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट ये नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। अब हेयर अपेरेंट का क्या मतलब है? हाँ, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे फूफा जी की डेथ होगी, और डेथ होगी तो मुझे जो है उम्मीद है कि मुझे भी जो है उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। तो मैं अभी बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि मैं वो प्रॉपर्टी जो है वो बी को बेच दूँगी, तो जब भी मेरे फूफा जी की डेथ होगी तो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी और उसके पैसे आप मुझे अभी दे दें, मैं आपको वो बेच रही हूँ अभी से। तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो है एक चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग, कि एक चांस है कि आप हिस्सेदार हैं उस जगह के, वो आपको मिलेगी आफ्टर द डेथ ऑफ फूफा जी या जो भी आपके रिलेटिव हैं। तो ये चांस ऑफ हेयर अपेरेंट ये नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। और द चांस फॉर रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन, या जैसे अभी आपको मैंने बताया कि उम्मीद है ना आपको कि वो मरेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर अगर उम्मीद नहीं है आपको यकीन है कि आपको मिल जाएगी, तब भी आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। समझ आ रही है ना आपको कि ये तो एक चांस है ऑफ एन हेयर अपेरेंट, यानी आप जो हैं अपेरेंटली एक हेयर हैं, एक वारिस हैं जो कि ऑन द फेस हैं, लेकिन अभी तक आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक, और इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी जो है आपके पास दिल में आप सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपके तक की है, वो आप किसी को बेच नहीं सकते। जो आपके पास है नहीं वो आप नहीं बेच सकते। अच्छा, बी कहता है कि अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। अब कहता है कि मेयर राइट ऑफ री एंट्री भी ट्रांसफ़र नहीं। अब आपने इस चीज़ को समझना है, राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन मेयर राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब मेयर जो है, मेयर का मतलब अकेला राइट ऑफ री एंट्री, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कहते हैं कि जी मैं राइट ऑफ री एंट्री ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, नहीं। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज आपने जो है लीज़ पर अपना घर दिया हुआ था, तो आपने टेनेंट से कहा हुआ था कि अगर आप 1 महीने का किराया नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं री एंटर कर जाऊँगा, मैं अपने घर आपसे ले लूँगा, वापसी मतलब अपने घर की कर लूँगा, री एंट्री खुद आ जाऊँगा, तो वो जो है वो वापस मतलब घर ले लूँगा ना आपसे। तो ये जो है ये क्या है, राइट ऑफ री एंट्री है। अब वो जो है ये कहते हैं कि टेनेंट लेट हो जाता है, वो नहीं देता, अब उसके पास राइट ऑफ री एंट्री है। अब वो ए जो है वो जाके डी या ई या एफ़ को नहीं कह सकता कि जी मेरे पास ये राइट है, ये आप ले लें और आप जो है री एंटर कर जाएं, मेरा घर है, बेशक मेरा ही किराएदार है, आप री एंटर कर जाएं, ये राइट ऑफ री एंट्री मैंने आपको दिया। तो ये नहीं होता, आप सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री किसी को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने घर, वो जो घर है वो आपने ई को बेच दिया, ठीक है,
घर भी ई को बेच दिया, अब ई क्या है, ओनर है, और अब जो है राइट ऑफ री एंट्री भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ आ गई आपको, क्योंकि अब वो ओनर है, वो री एंटर, अब वो पोजीशन जो आपकी थी वो अब ई की हो गई है, तो अब ई के पास ये राइट आ गया है कि वो री एंटर कर सकता है एज एन ओनर। ठीक हो गया, ये भी आपको मैंने समझा दिया कि मेयर राइट ऑफ री एंट्री नहीं होता, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट ये ट्रांसफ़र नहीं होता। सी क्लॉज बताता है एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। अब ईजमेंट क्या है, ईजमेंट राइट्स आप पढ़ के आए हैं, यानी राइट ऑफ वे, राइट ऑफ एयर, लाइट, ये जो हैं ये चीज़ें जो हैं ईजमेंट्स कहलाती हैं। ये जो आपको सुख मिलते हैं आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ, ये सुख अकेले आप जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर आपका घर है और आपके घर के सामने जो है जो रास्ता है वो दूसरे किसी के घर में से होकर जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मैं ये जो मेरा रास्ता है ना ये मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो ये आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपना घर बेचेंगे तो आपका रास्ता खुद ब खुद वो ईजमेंट राइट वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेयर जो है आप ईजमेंट राइट को अकेला तनहा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज नहीं कर सकते। डी क्लॉज कहता है एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको घर दिया कि आप इसमें रह लीजिए, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आपके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इस बिना पर मैं आपको कुछ दिनों के लिए घर अपना रहने के लिए दे रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ, आप रहिए, इंजॉय कीजिए, और जब आपका काम इस शहर में हो जाए तो तब आप जा सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप जो है उठा के वो घर जो मैंने सिर्फ आपको दिया था आप किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, आप किसी और को इंजॉयमेंट के लिए दे देते हैं। तो इस केस में आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट मैंने सिर्फ आपको दिया था। समझ आ रही है आपको? एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली, यानी ये पर्सनली मैंने आपको दिया था, समझ आई, इसकी इंजॉयमेंट मैंने सिर्फ आपको दी थी, आप आगे नहीं कर सकते ट्रांसफ़र, इसका इतना ही मतलब है। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमिन्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। यानी फ्यूचर मेंटेनेंस, आपको उम्मीद है, ये उम्मीद वाली बातें जो है ना, मतलब आपके पास अगर कोई नहीं है ना, देखें बेटर टाइटल तो वैसे भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये चीज़ें तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। फ्यूचर मेंटेनेंस, फिर से आपको उम्मीद है कि मुझे जो है वो मेंटेनेंस मिलेगी, ये उम्मीद नहीं है, चलें यकीन है आपको, लेकिन वो चीज़ आपके पास अभी है नहीं, वो आपको अभी मिलेगी, ठीक है ना, जो चीज़ मिलेगी वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। समझ आ रही है? लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर वो मेंटेनेंस ड्यू हो चुकी है, यानी वो टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है मेंटेनेंस का, आपकी मेंटेनेंस ड्यू है, मतलब वो आपकी अब बनती है, वो जो टाइम पीरियड जिसके लिए आपको मिलनी थी वो पूरा हो चुका है, यानी अब आपको मेंटेनेंस तैयार खड़ी है, ठीक है ना, समझ आई, आप वो सारी कंडीशंस मीट कर चुके हैं, तो अब किस केस में ड्यू जो होगी ना मेंटेनेंस वो ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन फ्यूचर मेंटेनेंस जो है, जो अभी नहीं मिली, जिसके लिए आपकी कंडीशंस अभी फुलफ़िल नहीं हुई, वो नहीं ट्रांसफ़र होगी, यानी जो अभी सर्टेन ही नहीं है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं ई जी, डी पढ़ा था हमने, तो अब आगे पढ़ रहे हैं हम ई। अ मेयर राइट टू सी यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी सिर्फ आप अगर किसी के साथ खिलाफ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको सीओ कर सकते हैं, आपके पास ग्राउंड्स हैं कुछ ऐसे कि आप उससे सीओ कर सकते हैं, कोर्ट में उसको बुला सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। अब वो जो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाना है वो आप किसी और को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते कि जी मेरी जगह आप उसके जाइए और उससे डैमेजेस ले लीजिए, ठीक है, ये चीज़ जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होती। तो लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा समझ लीजिए कि लेट्स सपोज कि असर्टेन, अगर आप असर्टेन हैं बट इफ़ असर्टेनेबल, यानी अगर एक्शनेबल क्लेम है आपके पास, आपने किसी को 10,000 दिए, उसके बदले आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी थी, तो अब क्या होगा, अब जो हैं आपके जो हैं डैमेजेस असर्टेनेबल हैं, यानी एक तो डैमेजेस तो ट्रांसफ़र होते ही नहीं है ना,
मतलब वो पैसे अब आपके एक एक्शनेबल क्लेम है आपके पास जो कि असर्टेनेबल है, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम पर भी मेरा एक लेक्चर है पूरा, वो आप सुन लें, आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, ये भी बता दिया कि मेयर राइट टू सी यू नहीं हो सकता ट्रांसफ़र। इसकी एक और आपको एग्जांपल दे दूं क्या, ताकि आपकी कोई दिमाग में कन्फ्यूजन ना रह जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे ख़िलाफ़ किसी ने न्यूज़पेपर में कुछ किसी ने पब्लिश किया, ठीक है, गलत बातें पब्लिश की, या फिर जो है आपके ख़िलाफ़ किसी ने गलत बातें पब्लिश की। अब आप क्या करेंगे, आप तो कोर्ट में जाएंगे, मैं होती तो मैं भी जाऊंगी। तो अब आप ये जो राइट है आपका कोर्ट, अब आपके पास क्या है, ग्राउंड है कोर्ट में जाने का कि आप जो है डैमेजेस ले सकते हैं अपनी रेपुटेशन के, जो आपकी ख़राब हुई उस वजह से। तो अब आप जो है इस राइट को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ना आप अपना राइट मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसका जो राइट है SU करने का वो खुद ही जाएगा। अच्छा, और एक्सेप्शन भी मैंने आपको इसकी बता दी है कि असर्टेनेबल होंगे तो फिर जो है जैसे एक्शनेबल क्लेम है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। F में आ जाइए, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल। यानी पब्लिक ऑफिस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और आप ये नहीं है कि आप अपना ऑफ़िस किसी को ट्रांसफ़र कर दें। अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो वो कोई अपना ऑफ़िस किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और ना ही वो क्या कर सकता है, अपनी सैलरी के पब्लिक ऑफिसर की ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना वो कर सकता है जब तक के वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल, चाहे वो आपकी आने वाली है या बिकम मिलने वाली है, तो वो ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा जी, जो है वो कहता है स्टिपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स एंड सिविल पेंशनर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशनर्स के नॉट बी ट्रांसफ़र। स्टिपेंड्स भी जो हैं वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अब आपने स्टिपेंड्स को जो है वो पेंशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि पेंशन इज़ समथिंग डिफरेंट। पेंशन जो है वो ट्रांसफ़रेबल हो सकती है और एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टिपेंड। लेकिन जो स्टिपेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तमगे के साथ जो आपको अगर आपको कोई तमगा मिला है, कोई रिवार्ड, कोई मतलब तमगा इम्तियाज़ से नवाजे गए हैं, साथ में आपको कुछ अमाउंट मिली, उस अमाउंट को स्टिपेंड कहते हैं, और वो जो हैं वो स्टिपेंड ट्रांसफ़र नहीं होते। और पॉलिटिकल पेंशन्स भी जो हैं वो भी ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा जी, H जो है वो क्या कहता है, नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। Number 2, for unlawful object or consideration within the meaning of Section 23 of Contract Act 1872. Number 3, to a person legally disqualified to be transferred. अब एज क्लॉज में 3 चीज़ें बताई गई हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नंबर 1 क्या बताया गया है, इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, यानी नेचर ऑफ द इंटरेस्ट ऐसा है कि उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब नेचर ऑफ द इंटरेस्ट क्या है कि आप कहते हैं मतलब वो इनहेरेंटली जो है वो ट्रांसफ़रेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एयर है, लाइट है, अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं अपने हिस्से की लाइट आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मुझे सनलाइट मिल रही है वो मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये तो नहीं होगा ना ट्रांसफ़र, ये तो इनहेरेंटली ट्रांसफ़रेबल ही नहीं है, उसकी नेचर ही नहीं है ऐसी। 2 बताता है फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872। यानी सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी आप खोलें, उसमें जो चीज़ें मना की गई हैं वो चीज़ें भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्या कहा गया है कि जो इमॉरल है, इमॉरल चीज़ें आप नहीं कर सकते, इमॉरल थिंग्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या मतलब इमॉरल थिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप कहते हैं किसी को कि मैं आपको इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूँगा, आप उस बंदे को जाके मार दीजिए, तो ये क्या है, आपका पर्पज़ ही गलत है, इमॉरल है, वो नहीं आप ट्रांसफ़र कर सकते। या फिर इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, चोरी की कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। नंबर 3 जो है, टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ट्रांसफर्ड, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि लीगली डिस्क्वालीफाइड है कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जज है, लीगल ऑफिसर है, तो कैन नॉट परचेज़ एक्शनेबल क्लेम, तो ये जो है ये लोग ये एक्शनेबल क्लेम को परचेज़ नहीं कर सकते, ये लीगली डिस्क्वालीफाइड हैं, जज हों, लीगल ऑफिसर्स हों।
अब आई जो है क्लॉज वो क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू ऑथोराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी द फार्मर ऑफ एन स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड इन द पेइंग रेवेन्यू और द लेसी ऑफ एन स्टेट एंड द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स टू असाइन हिज इंटरेस्ट एज सच टेनेंट फार्मर और लेसी। यानी अगर किसी को जो है कोई टेनेंट था, उसके पास जो राइट उसको लैंड दी गई, लेकिन वो लैंड ऐसी थी कि उसके पास आगे उसे फर्दर ट्रांसफ़र करने का, यानी वो ऑक्यूपेंट था उस लैंड पर, ऑक्यूपाई की हुई थी, यानी वो रह रहा था उस जगह पर, वो जो राइट है वो उसको दिया गया, कानूनन दिया गया। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, वो फार्मर, टेनेंट, लेसी जो भी है, वो अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दिया ही नहीं गया वो राइट। अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसके पास। जो अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन अगर ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता तो वो कर सकता था ट्रांसफ़र। अच्छा, सेक्शन 7 कहता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। अब पर्सनस कौन से कॉम्पिटेंट होते हैं, कौन से लोग हैं, क्या काबिलियत है, क्या क्राइटेरिया है, कौन बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है, कैसा बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदा कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो है हर बंदे की ये जो बात की गई है ना, इसमें हर बंदे से मुराद ये है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशंस पढ़ के आ चुके हैं, कि उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र करने का। कॉम्पिटेंट से मुराद है ये है कि उसको साउंड माइंड का होना चाहिए, उसको मेजर होना चाहिए, इंसेन ना हो, और जो है ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्रांसफ़रर को मेजर होना लाजमी है, लेकिन ट्रांसफ़री जो है वो माइनर भी हो सकता है और इनबॉर्न भी हो सकता है, यानी अभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। ट्रांसफ़री के लिए मेजर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ट्रांसफ़रर के लिए, जो बेच रहा है, जो दे रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेजर हो। और अथोराइज़ टू डिस्पोज ऑफ, यानी अगर आपने किसी को अपना ये अथोराइज़ किया हुआ है कि वो आपकी जगह पर जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो वो भी क्या है, आपके बिहाफ पे ट्रांसफ़र आपकी प्रॉपर्टी कर सकता है, आइदर होली और इन पार्ट, पूरी भी कर सकता है और कुछ हिस्सा भी कर सकता है, आइदर एब्सोल्यूटली और कंडीशनली, यानी पूरी बगैर किसी कंडीशन के भी कर सकता है और कंडीशन लगा के भी ट्रांसफ़र कर सकता है, इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी जो भी लॉ इन फोर्स है उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो भी कंडीशंस वगैरह दी गई हैं, यानी कॉम्पिटेंसी बताई गई है, कंसिडरेशन के हवाले से बताया गया है, वो लॉ जो है वो उसको फॉलो करते हुए जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पे जो ये मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, सॉरी, एक्सटेंट का क्या मतलब है? एक्सटेंट का मतलब है कि लॉ ने जो उसे अलाउ किया, ये नहीं कि एक कोई चीज़ है जो लॉ ही उसे नहीं रोक रहा है। यानी फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके नीचे सोना दबा है, ठीक है, अब आप उस घर को तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो सोना जो है वो आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, वो स्टेट का होता है, उसके बदले आपको रॉयल्टीज़ दी जाती है। अच्छा, आ जाता है आगे सेक्शन 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र में पढ़ते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है, इसका मतलब क्या है वैसे ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र का। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि किस हद तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेशक लिख लीजिए अपने सेक्शन के ऊपर, किस हद तक ट्रांसफ़र हो सकता है, वो हद पढ़ने जा रहे हैं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इम्प्लाइड, a transfer of property passes forthwith to the transferee. All the interest with the transfer is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. Such incidents include where the property is land, the easement annexed thereto, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all the things attached to the earth. यानी जो भी आप लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके साथ उसकी ईजमेंट्स जो अनेक्स हैं, मतलब लाइट, रास्ता, जो भी साथ में ग्राउंड वगैरह है, जो भी उसके रेंट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी उस प्रॉपर्टी के, उस लैंड के साथ साथ जो चीज़ें अटैच हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, मतलब वो सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे कहता है एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, यानी कोई मशीनरी है जो अटैच टू द अर्थ है और उसके कुछ मूवेबल पार्ट्स हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस समेत उस मशीनरी के। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ हाउस, यानी
हाउस के जब एक प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, द ईजमेंट्स नेक्स्ट देयर टू द रेंट देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर एंड द लॉक्स कीज बार्स डोर्स विंडोज एंड ऑल द अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर द परमानेंट यूज देयर विद एंड वेयर द प्रॉपर्टी। अच्छा, हाउस के साथ जो है वो सारी ईजमेंट्स जो नेक्स्ट होंगी वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगी, यानी उसका घर, दरवाज़ा, लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब आप एक घर बेचते हैं तो उसके साथ वो सारी चीज़ें भी जो हैं जुड़ी हुई हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ डेप्ट, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो डेप्ट है, और अदर एक्शनेबल क्लेम द सिक्योरिटीज देयर ऑफ और एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेप्ट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफर बट नॉट एरियर्स ऑफ द इंटरेस्ट एक्रूड बिफोर द ट्रांसफर। यानी जहाँ पे कोई डेप्ट है या फिर कोई एक्शनेबल क्लेम है तो क्या होगा, आपने जो सिक्योरिटीज़ उस डेप्ट में अगर आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया एक्शनेबल क्लेम तो क्या है वो उसके लिए जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं आपके पास वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी उसके साथ साथ। अच्छा, वेयर द प्रॉपर्टीज़ मनी और अदर, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो मनी है या कोई और प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम है, मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफ़र टेक्स इफेक्ट, तो ये भी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसकी जो फ्यूचर इनकम है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओरल ट्रांसफ़र, सेक्शन 9 बताता है ओरल ट्रांसफ़र के बारे में है। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी कहता है ये सेक्शन कि हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है बग़ैर राइटिंग के ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन अगली बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जहाँ पे राइटिंग जो है एक्सप्रेसली नहीं रिक्वायर वो चीज़ें ओरल ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और राइटिंग एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड किन चीज़ों में नहीं है, यानी 100 रुपये से कम अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको राइटिंग ज़रूरी नहीं है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के या इन रिटन रसीदें बनवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में कहाँ कोई 100 रुपये से कोई कम प्रॉपर्टी होती है, अगर होती है तो वो ये एक सेक्शन आपको इजाज़त देता है कि आप उसको ओरल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ आ गई, वेदर रिमूवेबल है वेदर मूवेबल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है, 100 रुपये से कम, 100 रुपये से ज़्यादा के लिए रिटर्न होगा, ओरल ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, सेक्शन 10 क्या कहता है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, कंडीशन कोई ऐसी शर्त रेस्ट्रेनिंग जो रोक देती है एलिनेशन को, एलिनेशन से, यानी एलिनेशन का आपने सादा सा मतलब लिख लेना अभी अपने सेक्शन के ऊपर कि ट्रांसफ़र, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि रोकती है आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से। एलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र, वेयर द प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफर्ड और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज़ वॉइड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम प्रोवाइडेड दैट। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट को बाद में पढ़ते हैं। पहले तो ये कहता है कि आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जो कि जो है ट्रांसफ़र को जो है वो रोक दे प्रॉपर्टी आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ करने से। लेट्स सपोज एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाती हूँ कि आपने ए अपनी प्रॉपर्टी थी, ए की प्रॉपर्टी थी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी किसको, बी को, और बी को कहता है कि आप ये अगर आगे बेच नहीं सकते इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी अब बस आपकी है। ये नहीं हो सकता जी, आप ये ट्रांसफ़र ही वॉइड है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कंडीशंस लगाएंगे तो इन कंडीशन, सॉरी ये ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा, सॉरी ये कंडीशन वॉइड होगी, ठीक है ना। इधर हम आगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आगे सेक्शंस कुछ पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं कि कहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र को ही वॉइड कर देती हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो खुद वॉइड होती हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है वो खुद वॉइड है, ट्रांसफ़र वैलिड है। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची है, ये साथ में कंडीशन लिख के बेशक दे दिया है कि आप इसको आगे बेच नहीं सकते, तो इस केस में ट्रांसफ़र तो वैलिड रहेगा, लेकिन जो आपने कंडीशन लगा दिया ना कि आप आगे बेच नहीं सकते, इसको कानून वॉइड कर देगा, यानी ये सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी कोई कंडीशन। या फॉर लेट्स सपोज आप ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि आप 5 साल तक इसे नहीं बेच सकते, तो 5 साल तक, 5 साल वाली बात भी गलत है, वो भी आपकी कंडीशंस को लॉ करेगा वॉइड करार देगा। आगे प्रोवाइडेड दैट, ये पहले जो है पिछली सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे प्रोवाइडेड में क्या है कि दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमन नॉट बीइंग हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, सो दैट शी शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर टू चेंज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर इन।
यानी एक थोड़ी सी एक्सेप्शन दी हुई है, और वो ये कि अगर आप प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करते हैं वाइफ़ को, और वाइफ़ जो है वो हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर इनके अलावा है यानी क्रिश्चियन है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। तब ये कंडीशन वैलिडेट होगी कि उसको आप रेस्ट्रेन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम आप जो है मेरी वाइफ हैं और आप ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट वाइफ नहीं होनी चाहिए। क्रिश्चियन है तो आपकी कंडीशन वैलिड है, लेकिन अगर वही वाइफ आपकी मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है या हिंदू है तो आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते। और जनरली भी जो है आप इस तरह की कोई कंडीशन किसी पर नहीं लगा सकते। सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है कि आप अपनी वाइफ पर लगा सकते हैं अगर वो हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कि वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करे, तब ये वैलिड होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज जो है मैंने आपको सेक्शन 5 से 10 तक जो है एक्सप्लेन किया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों की हेल्प हो और मुझे दुआएं मिलें। थैंक यू वेरी मच।